हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं नंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो MPS कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में MGPE 013 का सब्जेक्ट है और वो नागरिक समाज, राजनीतिक शासन तंत्र और संघर्ष वाले सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। यानी इंग्लिश में बात करें तो सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल गवर्नेंस एंड कन्फ्लिक्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए जो आप सभी के एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे सोच रहे थे कि हमें एक ऐसी वीडियो मिल जाए जिसको पढ़ने के बाद में हमारे एग्जाम में उसमें से सारे क्वेश्चन आ जाए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें हमने स्लाइड बाय स्लाइड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसको डिस्कस करने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है नागरिक समाज से संबंधित ग्राम्स, ये या तो ग्राम्स लिखा आएगा आपके पेपर में या फिर आपके पेपर में ग्रामसी लिखा आएगा। ध्यान रखना है आप सभी को ग्रामसी की, और साथ ही साथ में मार्क्स की ओर के विचार, इन दोनों के विचार जो है, इन दोनों के, एक तो ग्रामसी के विचार और एक मार्क्स के विचार। मार्क्स केवल ना लिखकर कई बार आपसे पेपर में कार्ल मार्क्स भी लिखा आता है, तो आप सभी तब भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इन दोनों के विचारों को आप सभी को अंतर स्पष्ट करना है। सबसे पहली बात तो नागरिक समाज क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो नागरिक समाज एक ऐसे समाज को कहा जाता है जिसमें समुदाय समुदाय द्वारा बनाया गया एक ऐसा संगठन जो समाज के हित के लिए ही कार्य करे। और ये सरकार से थोड़ा सा भिन्न होता है। सरकार से भिन्न इसलिए होता है क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से सहायता नहीं दी जाती, और जिस भी समाज में नागरिक समाज जितना अधिक सक्रिय रूप से भूमिका निभाता है उस देश के अंदर लोकतंत्र या फिर उस देश का जो प्रशासन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से शासन करता है। नागरिक समाज को लेकर हमने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देखिए ताकि आपको नागरिक समाज के बारे में पता चल जाए। अब यहाँ पर ग्रामसी के विचार पूछे गए, तो नागरिक समाज पर ग्रामसी का कहना है कि हम अगर कार्ल मार्क्स और नागरिक समाज के विचारों में, ग्रामसी के विचारों में अगर अंतर करने का प्रयास करें तो इसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स जो कि मार्क्सवादी विचारधारा के जनक माने जाते हैं, और दूसरी तरफ हम ग्रामसी की बात करते हैं तो इन दोनों के दोनों विचारों में थोड़ा सा डिफरेंस हमारे सामने आ जाता है। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवादी विचारधारा स्टार्ट करी थी तो उन्होंने कहा कि समाज में जो संघर्ष है वो केवल और केवल वर्ग समाज की वजह से होता है, और इस वर्ग समाज में कुछ अमीर है और कुछ गरीब है। तो अमीरों द्वारा गरीबों का हमेशा शोषण किया जाता है, और नागरिक समाज जो है वहाँ बन नहीं पाता क्योंकि पूरे के पूरे न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, जितने भी विभाग हैं उन सभी पर अमीर लोगों ने अपना ऐसे वर्चस्व बना रखा है कि गरीब लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते, और केवल अमीर लोग ही क्या करते हैं, उस पूरी की पूरी व्यवस्था का उपयोग कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इस तरीके से हम ये कहते हैं कि भाई कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो नागरिक समाज है वो जल्दी बन ही नहीं पाता। वहीं ग्रामसी का कहना है कि कई बारी क्या होता है कि समाज में भेदभाव तो होता है, समाज में अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण तो होता है, लेकिन अगर हम देखें नागरिक समाज सक्रिय रूप से भूमिका निभाएगा तो सरकार एक ऐसी सत्ता बन जाएगी जो जनता के हित के लिए कार्य करेगी। और क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो व्यक्ति गुणवान हो वो थोड़ा सा अमीर भी हो सकता है, वो अधिक अधिकारों का उपयोग करेगा अपने, और अधिक तर्कशील से वो थोड़ा सा सामान्य लोगों से आगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जब वो शासन में आ जाता है तो अगर शासन में अगर उसकी तरफ से कोई भी कमी रहेगी तो नागरिक समाज होना चाहिए, और नागरिक समाज क्या करेगा, ऐसे में ऐसे लोगों की सहायता करेगा जो अपने अधिकारों को नहीं ले पा रहे, जिन्हें समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिल पा रहा, या फिर उनसे समाज में शोषण किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है ग्रामसी का कहना है नागरिक समाज का एक अहम रोल बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन है आप सभी से पूछा गया है नागरिक समाज की परंपरागत जो है प्रारूप है, इसकी आपको चर्चा करना है। नागरिक समाज का परंपरागत स्वरूप में अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्टार्टिंग से आपको ये लिखना है कि नागरिक समाज जो समाज के हित के लिए बनाए जाते हैं, ये बेसिकली आप सभी के गैर सरकारी
गैर सरकारी संगठन और साथ ही साथ आप इसको दबाव समूह के रूप में भी देख सकते हो। तो आप कहोगे कि ये वो संगठन होता है जो कि किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते, लेकिन इनका मूल उद्देश्य ये होता है कि समाज में लोगों को उनका अधिकार दिला सके, उनको उनका हित दिला सके। तो आप सभी को ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। तो इनकी परंपरावादी अवधारणा आप सभी को एक्सप्लेन करनी है इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर डायरेक्टली आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है नागरिक समाज के बारे में ग्राम्स्की। अब देखो ग्राम्स्की भी लिखा आता है, तो आप तो भी कंफ्यूज मत हो जाओगे। तो ग्राम्सी ही के विचार है आप सभी के सामने। तो यहाँ पर तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेटेड है, और ग्राम्सी के विचार जब आप पढ़ोगे कार्ल मार्क्स के साथ तुलना में, तो वो आंसर आप इसमें लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो डेफिनेटली। इसके बाद में नागरिक समाज के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ घटक होते हैं जिसको हम तत्व कह सकते हैं। आपको उन सभी तत्वों को लिखना है। सबसे पहली बात, नागरिक समाज कहाँ पर होगा? जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। लोकतंत्र के साथ साथ हम देखेंगे वहां पर विचार अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, ताकि हर कोई अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, ताकि हर कोई अपने विचारों को क्या कर सके, प्रकट कर सके। तीसरी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर स्वतंत्र क्या होनी चाहिए? न्यायपालिका होनी चाहिए। इसके बाद में लोकतंत्र है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय व्यवस्था ये भी होगी। इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर लिखित संविधान होगा, लिखित संविधान, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए बन जाएगा। तो आप सभी को ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे नागरिक समाज के संदर्भ में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और उसकी प्रासंगिकता बताना। तो इसकी प्रासंगिकता आज भी है, और नागरिक समाज जहां पर होता है जहां पर जनता को अधिकार होता है कि वो सरकार की उन नीतियों का विरोध कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अधिकतर ये वो संगठन होते हैं जो सरकार द्वारा इनको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती। ये बेसिकली इनको बनाने का जो मेन पर्पज़ होता है वो ये होता है कि ये सरकार की जो नीतियाँ कमज़ोर रह गई है, या फिर समाज के हर एक तबके को जो सरकार की नीतियों का लाभ नहीं मिल पा रहा, ये उनको लाभ दिलवा सके। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को अपनी भूमिकाओं को बढ़ाने का मौका मिलता है। तो आप सभी को ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ नागरिक समाज के अंदर हम देखते हैं कि अधिकारों का दमन नहीं होता, साथ ही साथ में जनता अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को पूरी तरीके से क्या कर पाती है, यूज कर पाती है। वैश्विक नागरिक समाज का मतलब क्या है? यहाँ पर वैश्विक नागरिक समाज का मतलब है पूरे विश्व के जो लोग हैं उन सभी को कैसे अधिकार मिले, समान अधिकार मिले। और साथ ही साथ में जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे टूरिस्ट हैं या फिर अदर किसी पर्पज से आपके देश में रोजगार के सिलसिले से बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो वहाँ पर उनके अधिकारों की क्या की जाए, रक्षा की जाए। वे भी उस देश को अपना देश समझकर रह सकें। लेकिन अगर हम देखें वर्तमान समय में नागरिक समाज से, जो स्थानीय नागरिक समाज से एक अलग अवधारणा बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर वैश्विक रूप से हमारे पास कोई सरकार मौजूद नहीं है, वैश्विक रूप से उनकी रक्षा करने के लिए हमारे पास और चीज़ें सोर्सेज नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों जो सोच है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कहूँगा, पहले ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्योंकि इसमें हमने बताया आधुनिक राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत आपके सामने। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर उदारवादी सिद्धांत। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इसके बाद में एक मार्क्सवादी सिद्धांत, दैविक शक्ति का सिद्धांत, दैविक शक्ति का सिद्धांत। इसके बाद में ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, भौतिकवाद का सिद्धांत। इसके बाद में आप सभी के सामने आता है एक गांधीवादी सिद्धांत। तो आपके सामने ये कुछ विचारधाराएं हैं जो राज्य की उत्पत्ति को लेकर है, और मैं आपसे डेफिनेटली इसे कह सकता हूं कि ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ये आपसे एग्जाम में जो है वो
डेफिनेटली अवश्य ही पूछे जाएंगे। इसमें गांधीवादी जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, या फिर गांधी का जो स्वराज है, ये बार बार ही आपसे पूछा जाता है। तो इसमें मैंने इन सब पे वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सभी शक्तिशाली राज्यों को जो है अस्वीकृत करने का क्या तर्क दिया है, गांधी जी ने राज्यों को लेकर क्या तर्क दिया है, ये वो क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए गांधी जी की स्वराज की अवधारणा को एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता तो आप सिंपली लिखेंगे गांधी जी के अनुसार राज्य बाय सोल सॉल्यूशन, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपसे पूछा गया है गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, यानी आपको एनजीओज की भूमिका बतानी है, क्या क्या उनका रूल है एनजीओ का। तो एनजीओ का बहुत सारा रूल है। जो नागरिक समाज वाला क्वेश्चन है वो सिमिलरली आप इसके अंदर लिख सकते हो। एनजीओ का देखो, लोगों के अधिकारों को दिलाने में, सरकार की दमनकारी नीतियों को विरोध करने में, एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने में, इन सभी कार्यों में कहीं ना कहीं ये अपनी भूमिका निभाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पर गांधी जी के विचार। तो मैंने आपको बताया स्वराज पे गांधी जी के विचार वो राज्य के गांधी जी के ही विचार है। स्वयं का राज, स्वराज मतलब क्या होता है भाई, खुद का राज। स्वयं का राज का मतलब होता है खुद का राज। गांधी जी ने अपनी स्वराज की व्यापक अवधारणा को स्पष्ट किया है, जो कि मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शांति स्थापना करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन, लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ अगर हम बात करें तो आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ ही बन जाता है। तो इसकी क्या भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया इसलिए गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई भी वॉर जैसी स्थिति होती है तो उसको शांति बनाए, देशों के बीच में विवाद होता है तो उन्हें सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया है, जिसका कार्य अगर देशों के बीच में विवाद है तो उन विवादों को सुलझाया जा सके और विश्व में एक शांतिपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई है यूएनओ के द्वारा, जो विश्व स्तर पर क्या करती है, कभी भी देशों के बीच में संघर्ष शुरू होता है तो उस संघर्ष को रोकने का काफी हद तक क्या करते हैं, कोशिश करती है। तो आप सभी को ये भी याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है मानवाधिकार क्या है। तो मैंने आप लोगों को मानवाधिकार को लेकर भी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मानवाधिकार बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है और मानवाधिकार की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके ऐतिहासिक विकास को भी एक्सप्लेन कर रखा है। मेघना कार्टा वगैरह के बारे में भी मैंने बता रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहली बात, इसमें आपको मानवाधिकार को एक्सप्लेन करना है क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर हो रहा है मानव जमा अधिकार। तो ये यूएनओ के अनुसार मानवाधिकार ऐसे अधिकारों को कहा जाता है जो मनुष्य होने के नाते मनुष्य को प्रदान किए जाते हैं और ये पूरे विश्व में एक जैसे हैं। हम यहाँ पर इसको मानवाधिकारों को यूनिवर्सल राइट कह सकते हैं। ये अधिकतर देशों में प्राकृतिक अधिकारों को ही मानवाधिकार कहा गया है, जिसमें व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार, व्यक्ति के साथ में स्वतंत्रता का व्यवहार, ये सारे के सारे अधिकार जो है व्यक्ति के इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकालीन विश्व में मानव अधिकार शिक्षण क्यों प्रासंगिक है, यानी आज के जमाने में अगर हम देखें मानव अधिकार को क्यों पढ़ाया जाता है। आज के ज़माने में मानव अधिकार इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने व्यापार करने के लिए एक देश से दूसरे देश में अपनी कंपनीज को लेके जाते हैं, बहुत से देश भ्रमण करने के लिए जाते हैं और बहुत से लोग जो है वो अपने एजुकेशन या और पर्पज से, जॉब से, ठीक है, इन सब कारणों की वजह से एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। और जब एक देश से दूसरे देश में ये लोग जा रहे हैं तो इनका मूल उद्देश्य क्या है, अगर आप देखोगे तो इन्हें जब अपने उन देशों के अधिकारों के बारे में पता नहीं होगा तो इनका उन देशों में क्या किया जा सकता है, कभी भी शोषण किया जा सकता है। इसीलिए इन लोगों को जब ये दूसरे देश में जाते हैं तो इन्हें समकालीन स्तर पर मानवों के क्या क्या अधिकार हैं इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वहां पर उनका शोषण ना किया जाए। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वैश्वीकरण, राजनीतिक, शासन तंत्र और नागरिक समाज के बीच में क्या अंतर है या क्या संबंध है। तो वैश्वीकरण आप सभी को बताइए दो शब्दों से मिलकर बनाए, विश्व जमा एकीकरण। विश्व जमा एकीकरण, वैश्वीकरण यानी पूरे विश्व का एक होना। आज वर्तमान समय में वैश्वीकरण का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है जिसका असर ना केवल वहाँ की देश की समाज पर, ना केवल वहाँ की अर्थव्यवस्था पर, बल्कि उसकी सरकार के ऊपर भी पड़ रहा है। तो राजनीतिक इसके जो आयाम है वैश्वीकरण के वो पक्का करके जाना। इसमें शासन तंत्र की जब बात होती है तो राजनीतिक
आयाम ही आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर करना है। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमने आपको करवा भी रखा है। लगभग 3-4 लाख बच्चों ने वो वीडियो देख रखी है वैश्वीकरण वाली। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी जरूर जरूर अवश्य ही देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वैश्वीकरण की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त में बताइए। यानी वैश्वीकरण क्या है हमारे लिए, पहले सबसे पहले आप लोगों को इसकी मुख्य विशेषताओं को बताइए। तो आप वैश्वीकरण वाली 2-3 वीडियो अगर आप उसको देख लोगे तो वैश्वीकरण की सारी विशेषताएं आपको क्लियर हो जाएंगी। वैश्वीकरण के युग में एक तो बाजार, राज्य और नागरिक समाज की बदलती हुई प्रकृति बताइए। तो वैश्वीकरण वाली वीडियो देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। आप इसमें समझ जाओगे कि राज्य का दायरा कैसे कमजोर हो रहा है, या विश्व वैश्वीकरण के कारण सरकार की जो स्वयं प्रभुत्व है उस पर क्यों हनन हो रही है। एक ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और वो क्वेश्चन आपके पेपर का ही आया हुआ है, मैंने कुछ वैसे नहीं बनाया। तो वो क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पर समझ में आ जाएगा। गरीबी उन्मूलन करने में, यानी गरीबी को उन्मूलन करने का मतलब होता है कम करने में, रिड्यूस करने में जो है ग्रामीण बैंक कैसे बैंक होते हैं, ऐसे बैंक जो ग्रामीण इलाकों में बनते हैं और ये वहां पर बेसिकली लोगों को ऋण प्रदान करते हैं, तो गरीबी उन्मूलन करने में मदद करते हैं। दूसरी बात, इनकी जो है ब्याज दर है, ये क्या है, काफी कम है। ब्याज दर कम होने की वजह से ये क्या कर पाते हैं, अपने जो भी लोन होता है उसको लेकर अपने कृषि कार्य या जो भी कार्य करना चाहते हैं उस कार्य को अच्छी तरीके से कर पाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें, जैसे नॉर्मली अगर हम किसी इलाकों से में बैंक लेते हैं तो प्रॉपर्टी जब्त करना या वैसे सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, बट यहाँ पर थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन मिलता है। ग्रामीण बैंक जो है सरकार की सहायता से चलाए जाते हैं और बेसिकली इसीलिए कराए गए हैं ताकि ग्रामीण लोग जो है वो कृषि कार्य को ना छोड़ें, कृषि कार्य में संलग्न रहे और साथ ही साथ में उनका जो आर्थिक रूप से साहूकार या और लोग शोषण करते हैं उन शोषण से भी क्या कर सकें, बच सकें। देखो अगला क्वेश्चन है अधिपत्य। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, इस पे आप सभी को ग्रामसी के बुद्धिजीवियों की भूमिका पर क्रांति के विचार, यहाँ पर क्रांति नहीं, यहाँ पर ग्रामसी आएगा, आप सभी को ठीक करना है ये ग्रामसी के विचार, आपको इसमें ग्रामसी के विचार करने हैं। यहाँ पर आपको ग्रामसीस क्या करना है, थ्योरी आपको बताना है। यहाँ पर ये आप सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और मैंने करवाई भी रखा है क्वेश्चन, डायरेक्टली आप वहां से कर सकते हो। ईगल के सिद्धांत पर राजनीतिक और जो नागरिक समाज है उसमें अंतर बताइए। तो आपको जो इससे पहले वाला जो मैंने बताया ग्रामसी वाला, तो ये आपको हो सकता है MPSE या तो 001 की वीडियो मिलेगी या फिर आपको MPSE 003 की वीडियो मिलेगी या 4 की मिल सकती है। तो ये मत सोचना, देखो ग्रामसी यहाँ भी वही व्यक्ति है, ग्रामसी वहाँ भी वही व्यक्ति है, नागरिक समाज यहाँ भी वही है और वहाँ भी वही है, तो सिमिलर टॉपिक आप लोगों को कई बार पढ़ने को मिल सकते हैं, तो वो आपको करना है। ईगल के सिद्धांत में राज्य और नागरिक समाज की भूमिका को बताइए। तो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव उदारवाद में शीत युद्ध के पश्चात ही क्यों बढ़ा इतना, क्यों प्रचार प्रसार हुआ, यहाँ पर प्रकार नहीं प्रचार आएगा। शीत युद्ध के बाद क्यों प्रचार प्रसार हुआ, हम देखते हैं नव उदारवाद, क्योंकि 1949 के बाद में हम देखते हैं कि जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद में उदारवादी व्यवस्था काफी कमजोर पड़ गई थी और उसमें यथार्थवाद काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। लेकिन जैसे हमने देखा 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो यथार्थवाद भी कमजोर पड़ गया और उसके बाद में उदारवाद का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। उदारवाद को लेकर मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बताया था, आधुनिक राज्य के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आप सभी को करना है। मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र की व्याख्या कीजिए, क्या जरूरी है, मैग्ना कार्टा के बारे में आपको ये पक्का करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति आंदोलन को परीक्षण कीजिए और उनमें पहली बात तो शांति आंदोलन आपको बताना है होता है क्या है और उसके कौन कौन से प्रकार है वो भी आपको इस वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने करवा भी रखा है, ये वैश्वीकरण के आपसे कुल मिला के राजनीतिक आयाम पूछा जा रहा है। देखो क्वेश्चन कितना तगड़ा आता है यहाँ पर। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, क्या आपको लगता है वैश्वीकरण ने राज्य की स्वयं प्रभुत्ता को दुर्बल किया है। अब ये दुर्बल की वजह से आपको यहाँ पर क्रिटिक करनी है। क्रिटिक का मतलब होता है आपका आलोचना, यानी आपको कमियां बतानी, डिमेरिट्स बतानी है। तो मैंने बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अहिंसक आंदोलन पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। अहिंसक आंदोलन यानी ऐसा आंदोलन जो हमारे महात्मा गांधी जी करते थे
और अहिंसक आंदोलन से पहली बात तो समाज में हम कहें तो इतना ज़्यादा आज के ज़माने में रेलेवेंट रहा ही नहीं है, क्योंकि अहिंसक आंदोलन अगर नहीं होता तो सरकार उस पर प्रतिक्रिया नहीं दिखाती, सरकार प्रतिक्रिया नहीं दिखाती, सरकार कार्य भी नहीं करती, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, तो सरकार उसकी जवाबदेही नहीं कर पाती है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक शासन तंत्र कौन कौन से हैं? राजनीतिक शासन तंत्र बताने आप सभी को, जैसे एक राजनीतिक शासन तंत्र हो गया लोकतंत्र, एक हो गया आपके सामने राजतंत्र, एक हो गया आपके सामने तानाशाह। तो इस तरीके से आपको इनका एक्सप्लेन करना है, क्या विशेषता है, क्या चीज़ें हैं, क्या कमियां हैं, क्या कुछ है, ये सारे के सारे। नेक्स्ट, और मेरे ख्याल से इस क्लास का सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महिलाओं को सशक्त करने में गांधी जी का क्या भूमिका था या गांधी जी के क्या विचार थे? आप सभी को पता है, आपने एक नाम जरूर सुना होगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये नाम था। इन्होंने गांधी जी को एक एडवाइस दी थी कि अपना जो आंदोलन होता ना, वो केवल पुरुषों तक ही सीमित ना रखे, महिलाओं को भी इस आंदोलन में क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होनी है। तो गांधी जी का कहना था कि समाज का महिलाएं जो है वो हाफ सेक्स रेशियो है, अगर महिलाएं हमारे आंदोलनों में नहीं जुड़ेंगी तो हमारा आधा समाज में हमारा आंदोलन में नहीं जुड़ा होगा। तो गांधी जी का कहना था कि महिलाएं हमारे समाज का सबसे जरूरी हिस्सा है, ये केवल जनसंख्या बढ़ाने में या फिर हम कहें तो केवल हमारे लालन पालन में या फिर हमारे घर बार संभालने में नहीं, बल्कि समाज की आधी भूमिका जब इनसे है तो इनके एजुकेशन में, इनके साथ हो रहे भेदभाव में, और इनके साथ साथ अगर हम देखें तो सामाजिक रूप से इनकी स्वतंत्रता में गांधी जी ने काफ़ी हद तक इनकी मुख्य भूमिका निभाई थी, इसमें अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। लास्ट, ये शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में भी आया था और कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया था, विरोध और प्रतिरोध के तरीके कौन कौन से, इसका विश्लेषण आपको करना है। ये भी शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन है, जिसमें आपसे बहुलवादी राज्य से आप क्या समझते हो ऐसे क्वेश्चन लिखा जाएगा या बहुलवादी राज्य लिखा आ जाएगा, इसमें आपको इसका विश्लेषण करना है। और इसी तरीके से आप सभी की जो ये वीडियो है ये हो चुकी है आप सभी की समाप्त। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मतलब तक शेयर कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि लाइक शेयर एंड सबसे जरूरी काम तो मैं खुद ही भूल गया, सब्सक्राइब, तो वो आप कर दीजिए। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप यहाँ से भी आप हमको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। के बाद में यार यहाँ पर एक चीज़ की कमी, ठीक है ना, भी डाउट है व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप इस नंबर के थ्रू वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय